खबर की तरफ। और जो अगली खबर है हमारी, जो कि आज की खास चर्चा है, वो ये कि लोकसभा में एजेंडे को लेकर नई बहस छिड़ी है। और वो नई बहस क्या है कि क्या संसाधनों का बंटवारा करेंगे, वो जो यूएसएसआर वाला तर्ज था, सोवियत संघ वाला। कम्युनिस्ट पार्टी को भी पीछे छोड़ते हुए राहुल गांधी ने साम्यवाद की वापसी का संकेत दे दिया है। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने जितनी आबादी उतना हक के नारे को विस्तार दिया था। और देश की संपत्ति पर किसका है नियंत्रण, वेल्थ सर्वे कराकर संपत्ति के बंटवारे का वादा भी कर दिया था। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में संपत्ति के समान वितरण का वादा किया है, मतलब जिसके पास ज्यादा उनसे लेकर दूसरों में बांट देंगे। राजस्थान के एक चुनावी जनसभा में पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी के इसी इरादे पर सवाल उठाए। पीएम ने कहा, जब कांग्रेस सत्ता में थी तो उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला हक तो मुसलमानों का है। यह मनमोहन सिंह का बयान था, पूर्व प्रधानमंत्री का। तो पीएम ने पूछा कि क्या आपकी मेहनत की कमाई की संपत्ति घुसपैठियों को दे दिया जाए, ये आपको मंजूर है क्या? और लोग भी पूछ रहे हैं कि क्या फिर कोई उद्योगपति नहीं होगा राहुल गांधी वाले मॉडल में, हर कोई एक लेवल पर होगा, एक ही स्तर पर सब काम करेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी अब लगता है सफाई दे रही है। खरगे जी कह रहे हैं कि हमारा घोषणा पत्र बराबरी की बात करता है बस। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। हमारे क्रांतिकारी घोषणा पत्र के रुझान आने लगे हैं। तो क्या अर्बन नक्सल के चंगुल में कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा को छोड़कर मार्क्स के रास्ते पर जा रही है? ऐसे कई नेता आरोप भी लगा चुके हैं। पीएम मोदी पर बार बार संविधान बदलने, लोकतंत्र खतरे में आरोप लगाने वाला विपक्ष अब संपत्ति के अधिकार पर बहस कर रहा है। तो एजेंडा के जवाब में पीएम मोदी की इस प्रतिक्रिया ने अब इंडी गठबंधन को अपीजमेंट को लेकर, यानी तुष्टीकरण को लेकर जवाब देने के लिए मजबूर कर दिया है। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल में पिछले दिनों प्रचार के दौरान कहा था कि यदि वो सत्ता में आते हैं तो वित्तीय सर्वेक्षण कराएंगे कि किसके पास कितनी संपत्ति है। मैनिफेस्टो में हमने क्रांतिकारी काम करना है। पहला काम जाति जनगणना, इससे सबकी गिनती हो जाएगी, सबको पता लग जाएगा किसकी कितनी आबादी। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे होगा, फाइनेंशियल सर्वे होगा, सबको पता लग जाएगा हिंदुस्तान के धन में किसकी कितनी भागीदारी है। अगर राहुल गांधी के इस बयान को समझें तो यही लगता है कि कुछ भी नेता बोल देते हैं, उनको ये नहीं पता कि देश किस तरफ जा रहा है, कहां से देश आगे बढ़ा है और किस तरफ जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन की नजर देशवासियों की संपत्ति पर है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन की नजर अब आपकी कमाई पर है, आपकी संपत्ति पर है। कांग्रेस के शहजादे का कहना है कि उनकी सरकार आई तो कौन कितना कमाता है, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, किसके पास कितना धन है, किसके पास कितने मकान है, उसकी जांच कराएंगे। वो आगे कहते हैं कि ये जो संपत्ति है उनको सरकार अपने कब्जे में लेकर उसको सबको बांट देगी। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि भाजपा के सबका साथ सबका विश्वास के मंत्र पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा ने सिर्फ संविधान को सत्यानाश करने का काम किया है। क्या कहा? सबका साथ सबका विकास, बाकी लोगों का सत्यानाश। भाई कहां है तुम्हारा विकास? दिखाओ उसको। आपका सिर्फ कांग्रेस को गालियां देना, गांधी फैमिली को गालियां देना और संविधान को सत्यानाश करना, प्रजातंत्र को, लोकशाही को, डेमोक्रेसी को खत्म करते हुए मोदी आ रहे हैं।
तो संपत्ति का सर्वे, संपत्ति का बंटवारा, ये लगता है कि लोकसभा चुनाव में मुद्दा बन गया है। और इसी पर आज हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी हमारे साथ हैं ही स्टूडियो में। साथ में साइना एनसी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत साइना जी। और हमारे साथ विजय कौशिक भी जी हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और कांग्रेस पार्टी के समर्थक भी हैं, नेता भी हैं। बहुत बहुत स्वागत विजय जी आपका भी। मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूं, थोड़ा सा विस्तार देता हूं विनोद जी के जरिए। विनोद जी, अगर क्रिकेट की भाषा में कहूं तो राहुल गांधी कुछ ना कुछ लूज बॉल डालते हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको पकड़ करके और बस बाउंड्री पार भेजने का काम करते हैं। एक बार फिर यही हुआ है क्या? क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो साम्यवाद, कम्युनिज्म वाली बात है, इसमें तो ये प्रतिगामी कदम है। हम कहाँ से मिक्स्ड अर्थव्यवस्था जो हमारी थी, वहाँ से उदारीकरण के जरिए हम आगे बढ़े हैं। अब हम कह रहे हैं कि सबकी संपत्ति लेके बांट देंगे, यानी कि हम क्या अर्थव्यवस्था के मॉडल के मामले में गोल गोल घूम रहे हैं राहुल गांधी के बयान के मुताबिक? लाल जी, अगर देखिए अभी जो कल से जो हालात बनी है और इलेक्शन का जो पूरा एक एजेंडा, और आप कह सकते हैं कि ये डिस्कोर्स चेंज किया है, मुझे तो लगता है कि कांग्रेस पार्टी को एक तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी का एहसान मानना चाहिए। मैं एहसान इसलिए कह रहा हूं कि कम से कम कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो को और मैनिफेस्टो की बातों को लेके लोगों के बीच में अभी तक पार्टी नहीं जा सकी थी। राहुल गांधी का अभी आप देखिए कि राहुल गांधी की इतनी रैलियां हुई है, उस रैलियों में अब वो मैनिफेस्टो की चर्चा कम और वो उनका एजेंडा होता है लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, संविधान बचाना है, देश की संपत्ति की लूट हो रही है। तो जब आप ये एजेंडा बनाते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे का हर पब्लिक मीटिंग में एक ही उनका ये अपना चुनावी स्लोगन होता है कि संविधान बचाना है, लोकतंत्र खतरे में है। अपना मैनिफेस्टो 5 न्याय 25 गारंटी आपने क्यों छोड़ दिया भाई? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कम से कम आप पे एक एहसान किया है कि आपके मैनिफेस्टो लेके कल पहली बार उन्होंने उस मैनिफेस्टो पर प्रतिक्रिया दी और ऐसी प्रतिक्रिया दी कि उनका सारा एजेंडा जो अब तक था, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, ये सारा एजेंडा खत्म हो गया और सीधे सीधे अब आ गए इसकी सफाई में कि प्राइम मिनिस्टर झूठ बोल रहे हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर झूठ बोल रहे हैं तो क्या आप सच बोल रहे थे? लोकतंत्र बचाओ, संविधान खतरे में है, आप जो एजेंडा चला रहे थे, तो आपको इस एजेंडा का जवाब मिला है। रही बात कि राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद भारत न्याय यात्रा शुरू हुई थी, तो आपने देखा होगा कि जो राहुल गांधी उस न्याय यात्रा में और भारत जोड़ो यात्रा में बता रहे थे लोगों के साथ में, उसका एक तरह से संकलन बन के कांग्रेस की मैनिफेस्टो आ गई थी। अभी आप जब बाइट में सुना रहे थे, राहुल गांधी के एक साउंड बाइट सुना रहे थे तेलंगाना का, तो वो वही बात वो कह रहे थे कि वो जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक, और वो जितनी आबादी उतना हक को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा था कि ये आबादी का हक हम तब देंगे जब हम पूरा एक फाइनेंशियल एक सर्वे कराएंगे कास्ट सर्वे के साथ, और उस सर्वे में हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे संपत्तियों का, कि जो कमाया है और जिसकी जो संपत्ति है वो जिसके पास नहीं है उसको वो बांट देंगे। बिल्कुल। तो वही बात तो पीएम ने कहा कि भाई आप जो इस देश को एक भसर में ले जाना चाह रहे हो, ये कौन सा कॉल मार्क्स आप बन गए हो? ये अर्बन नक्सल का जो आप एक कंसेप्ट लेके आए हो, ये चीजें प्राइम मिनिस्टर ने लोगों के सामने में उनकी ही एक तरह से आप तारीफ कर दी है। विजय जी, आपको अगर इसी तरह से मान लीजिए सबका संपत्ति लेके बराबर बराबर बांट दिया है, तो आपको मिलेगा या आपके यहाँ से निकलेगा कुछ हमारे लिए? ये बताइए, ये वाले मॉडल में। देखिए सुनिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि निश्चित तौर पर अगर आज मोदी जी देश की जनता की धूल झोंकने में कामयाब हुए हैं, तो उसके पीछे विनोद भाई जैसे जरूर उनके सलाहकार या राइटर नहीं जो उन्हें स्क्रिप्ट लिख कर देते हैं। बहरहाल राहुल गांधी की रची रटाई स्क्रिप्ट नहीं पढ़ते, इसलिए कई बार भावनाओं में बह जाते हैं, लेकिन उन्हें कई बार वो चीजें नहीं कह पाते जो कहनी चाहिए। हकीकत ये है, उन्होंने इशारा तो उन चंद लोगों की तरफ किया है जी, जो मोदी राज में 90% जो जनता है उसके हकों को मारकर पूंजीपति बने। ये कब से हुआ है? अडानी अंबानी के प्रमुख है, ये मोदी सरकार में हुआ। अच्छा, ठीक है। और ये उसके पहले साम्यवाद था। देश की निश्चित तौर पर सभी को बराबर की हर विकास में, हर चीज में आम जनता की पूरी भागीदारी थी। आम जनता ने कांग्रेस सरकार के समय में
जितनी तरक्की की वो अपने आप में रिकॉर्ड है। खुद मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में माना है, खुद मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में माना है कि मनमोहन सिंह जी की नीतियां बहुत अच्छी थी, आर्थिक नीतियां, और नरसिम्हा राव जी की आर्थिक नीतियां बहुत अच्छी थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने माना है, उनकी तारीफ की है मोदी सरकार ने, और मंचों पर गालियां देते हैं। देखिए बीजेपी की बगल में छोरी विजय जी मैं आपके पास आता हूं, विजय जी आपके पास आता हूं, और साइना जी का भी जवाब जरूर लूंगा इस पर। मुझे थोड़ा 5-7 मिनट के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है, सीधे वहां चलते हैं, उसके बाद फिर लेते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको लिए चलते हैं, फिर लौटकर इस चर्चा को जारी रखेंगे। उन लोगों ने हाईकोर्ट के दरवाजे खटखटाए और हाईकोर्ट के आदेश अनुसार ईडी और सीबीआई एजेंसी जो है उनको आदेश दिया गया कि इसकी मनी ट्रेल को देखा जाए और इस पर तहकीकात की जाए। तहकीकात के बाद ईडी की छापामारी जब 2022 में पार्थ चैटर्जी के घर हुई, वो एजुकेशन मिनिस्टर थे, तो घर से तो बहुत पैसा बरामद हुआ ही कैश में। आप लोगों ने सब उस वक्त फोटो देखा होगा, बहुत पैसा बरामद हुआ, 2000 के नोट, 500 रुपए के नोट, और गड्डियां इतनी ज्यादा के पार्थ चैटर्जी उसमें छुप जाए, इतनी गड्डियां दिखी। लेकिन साथ साथ एक और भी कुछ दस्तावेज मिले, वो दस्तावेज मिले कुछ प्रॉपर्टी के, वो उसमें पार्थ चैटर्जी के जानने वाली जो एक महिला है जिनका नाम है उनका नाम एक सेकंड में बताता हूं उनका नाम क्या है, प्रतिवती अर्पिता बनर्जी। उनके घर से जब वो लीड मिला अर्पिता जी के बारे में कि वो इनकी दोस्त है और उनकी प्रॉपर्टी के पेपर मिले, तब ईडी ने वहां भी छापा मारा। तो पहले एक घर में 21 करोड़ बरामद हुए, दूसरे घर में 27 करोड़ बरामद हुए। तो आपको इस जानकारी होगी कि अर्पिता जी की दोस्ती पार्थ चैटर्जी से और पार्थ चैटर्जी की दोस्ती और नजदीकियां ममता बनर्जी से। तो असल सरगना ममता बनर्जी और उनके साथ ये लोग भी मिलके वहां के युवा पीढ़ी को लूटा, वहां की जनता का विश्वास तोड़ा और इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया। ममता बनर्जी आवाज उठाती है जब इंडिया अलायंस के किसी लोगों के साथ होता है और उसको ईडी पकड़ती है और करप्शन जब पूरे तौर से एक्सपोज होता है, तो ममता बनर्जी आवाज निकालती है उनके बारे में, उनके कहीं ना कहीं उनके फेवर में बात करती हैं। आज वो पूरे तौर से खुद एक्सपोज हैं और समझ में आता है कि इंडिया अलायंस, इस पूरे इंडिया अलायंस हर स्टेट पे उसका करप्शन सेल है, और वेस्ट बंगाल के करप्शन जो उनका जो स्लीपर सेल है करप्शन का, उसकी मुखिया जो है ममता बनर्जी है। आज मैं कहूँगा इंडिया अलायंस के बहुत सारे पार्टनर्स जो हैं जिन्होंने करप्शन किया और उनको ईडी उन पे काम कार्रवाई कर रही है, तो उनको बहुत परेशानी होती है और अलग अलग तरह के स्टेटमेंट देते हैं। आज ममता बनर्जी पूरे तौर से एक्सपोज हो गई है। हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में इस बात का मुहर लगा दिया है कि ममता बनर्जी ही भ्रष्टाचार की असल जो है करता धरता है वेस्ट बंगाल में, और उन्हीं की निगरानी में पूरा जो है प्रदेश भ्रष्टाचार में मुलविस हो गया। और भ्रष्टाचार की वजह से वहाँ आप देखिए, चाहे वो क्रिमिनल हो, एंटी सोशल एलिमेंट्स हो, भ्रष्टाचारी हो, उनको पनाहगाह जो है वेस्ट बंगाल बन गया है। इसलिए कि इन सब लोगों को स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हर तरह का सपोर्ट जो है वो ममता बनर्जी के इशारे पे ऐसे लोगों को दिया जा रहा है। तो बीजेपी के प्रवक्ता जफर इस्लाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में पश्चिम बंगाल में जिस तरह से की जांच एजेंसियों की कार्रवाई हुई और जिस तरह से टीएमसी अपने नेताओं को भ्रष्टाचार के मामलों में बचाने को लेकर के करती, उसको लेकर वो हमला बोल रहे थे टीएमसी पर। अब हम लौटते हैं अब उस खास चर्चा पर जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जाने से पहले हम कर रहे थे। हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं और साथ में विनोद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साइना जी के पास मैं चलता हूं, शाइना जी के पास पिछली बार नहीं जा पाया था। शाइना जी, ये जो बयान दिया गया है, क्या लगता है कि ये इसमें कुछ आप सीरियसनेस देख रही हैं, या आपको ये लगता है कि ये भी अपने आप में बाकी कई बयानों की तरह एक कंफ्यूज्ड बयान है? मैं इसलिए ये पूछ रहा हूं क्योंकि देखिए इकोनॉमी का जो मॉडल है वो सच में अगर हम लोग जितना सा समझ पाते हैं बड़ा ही सीरियस मैटर है। देखिए,
प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को क्यों खटकरे में खड़ा किया है? क्योंकि उनके डिविजिव कमेंट्स, हम सब जानते हैं कि एक तरफ खरगे जी अपना बयानबाजी करते हैं, वहां प्रधानमंत्री ने 2006 का मनमोहन सिंह जी का उदाहरण दिया है, क्योंकि जो आपको लगता है कि ये मैनिफेस्टो जो वो बोलते हैं न्याय पत्र है, मैं मानती हूँ कि बिल्कुल अन्याय पत्र है। कांग्रेस का कहना कि इन्फिल्ट्रेटर्स को आपकी संपत्ति मिलेगा, कांग्रेस का ये कहना कि आपके जो काम करने वाले हैं उनके जो बंटवारे होंगे। मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि एक पार्टी है जो डिविजिव पॉलिटिक्स में है, एक पार्टी है जो सकारात्मक रूप से मोदी जी के नेतृत्व में सिर्फ एक एजेंडा पे जो है हमारा काम और जो काम हम करने जाने वाले हैं। अब रही बात, कांग्रेस ने जब संविधान के ऊपर भी टिप्पणी की, तो मैं मानती हूं कि इसमें इस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन डे किसने बनाया, प्रधानमंत्री ने कैसे प्रियम्बल को लेके युवाओं यानी बच्चों तक हम पहुंच गए। और भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य ये है कि संविधान में जो 106 प्रावधान हुए हैं अमेंडमेंट्स, इसका मतलब नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन बदला है। बदला है जब आप बदल सकते हो, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी ने स्वयं 80 ऐसे अमेंडमेंट्स किए हैं उनके शासनकाल में, वो सवाल प्रश्न चिन्ह कैसे उठा सकते हैं प्रधानमंत्री जी के ऊपर या फिर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। और रही बात, बहुत सारे लोग अफवाहें फैला रहे हैं, तो मैं बोलना चाहती हूँ कि ये न्याय पत्र नहीं है, अन्याय पत्र है। और बिल्कुल जो रिपार्टी प्रधानमंत्री के तरफ से आया है, वो एक चेतावनी है कि इनके जाल में न फंसते हुए, इनके जो बहकाऊ स्टेटमेंट्स है उसमें न फंसते हुए, यानी प्रधानमंत्री ने आगाह किया है लोगों को। मैं लौटता हूँ विनोद जी, बात यहाँ पर देखिए, दोनों चीजें आकर के जुड़ती हैं। कहते हैं ना कि संविधान बदल देंगे बदल देंगे बदल देंगे। हमने ये देखा था कि संविधान में तो ऐसा बदलाव हुआ था कि एक फंडामेंटल राइट को हटा दिया था, और याद कीजिए राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, और उसको यहाँ से ला करके हम जोड़ सकते हैं कि जब उसके बाद हमने अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया, खोला अपने अर्थव्यवस्था को, तो अब तो बात ये होनी चाहिए थी कि राइट टू प्रॉपर्टी, जब आप एक मतलब इस तरह का मॉडल अपनाए थे तो राइट टू प्रॉपर्टी का तो फिर से बहाली होनी चाहिए थी। अब बात हो रही है, पहले अर्थव्यवस्था को हमने खोला, अब बात हो रही है कि भाई संपत्ति का सर्वेक्षण करा के सबको बराबर बराबर बांट देंगे। बिल्कुल, बताइए ये क्या एकदम उल्टा यू टर्न जो है, गोल गोल घूमने वाली बात नहीं है ये? लाल जी, विजय जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता हैं, बहुत पुराने नेता हैं, हरियाणा से आते हैं, हम लोगों के साथ बैठते हैं, कई बार काफ़ी अच्छी बहस पे शामिल होते हैं। विजय जी, आपके नेता राहुल गांधी ने इस बार जो वायनाड से नॉमिनेशन किया था तो अपनी संपत्ति 20 करोड़ का बताया है, शायद आपको जानकारी होगी। और उसमें से अगर आप ये देखिए कि राहुल गांधी अपने को एक कह सकते हैं आप उनको कि वो गुड इन्वेस्टर्स, स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं। राहुल गांधी का 3 करोड़ के लगभग जो है शेयर मार्केट में और म्यूचुअल फंड में और कई स्कीम में पैसा लगा है कि राहुल गांधी पैसा कमा रहे हैं, अच्छे इन्वेस्टर्स हैं। इस देश के करोड़ों लोग हैं जिसने अपनी गाढ़ी कमाई को अलग अलग तरीके से इन्वेस्ट किया है। वो किसी किसी काम के लिए इन्वेस्ट किया है, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी कल के इसमें आपके इस मैनिफेस्टो को एक विस्तार दिया है। उन्होंने कहा कि एक महिलाएं जब सोना खरीदती हैं तो उनके लिए एक सिक्योरिटी होती है, वो सिर्फ पहनने के लिए आभूषण नहीं रहता है। और जब आप पब्लिक में फोरम में जाते हैं और जब आप मैनिफेस्टो लेके जाते हैं और कहते हैं कि ये हम एक सोशल इसका ये करवाने के बाद, सर्वे करवाने के बाद फाइनेंशियल सर्वे कराएंगे जिसमें वो एक्सरे मशीन होगा। राहुल गांधी एक्सरे मशीन बार बार कहते हैं जी, और वो एक्सरे मशीन, वो सोशल एक्सरे मशीन होगा जिसमें उन लोगों की जो संपत्ति है, लोगों की अभी तक वो कास्ट पे ही थे, अब तक वो सर्वे पे आ गए, इकोनॉमिक सर्वे पे। तो विजय जी, ये देश को कहां ले जा रहे हैं? इस देश, पूरे दुनिया में ऐसा एक्सपेरिमेंट सिर्फ 2-3 कम्युनिस्ट कंट्री ने की थी, और आज की तारीख में वो कहां है वो देख लीजिए आप।
जो एक नफरत में इसको एक भसर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो उसके लिए पीएम मोदी ने आगाह किया है कि आप ये बकवास बंद कीजिए। बिल्कुल। और बकवास इसलिए बंद कीजिए कि जिस मुद्दे को पीएम पहले दिन से इलेक्शन में जब उठाया था, संकल्प विकसित भारत संकल्प का, और उसको लेके लोगों के बीच में जा रहे थे, या अभी भी जा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं, अपने 10 साल के रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं, तो आपका नैरेटिव संविधान खतरे में है, लोकतंत्र बचाओ का आ गया, तो उसके जवाब में आपके सामने में आपका ही मैनिफेस्टो रखा गया है। एक बात और कि ये देखिए, कोई ऐसा नहीं है कि कोई छोटा मोटा बयान नेता जो है वो कांग्रेस का बयान दे रहा है। अब सवाल है कि जब राहुल गांधी बोलते हैं तो चाहे विजय जी उससे जितना अपना पल्ला झाड़ लें कि नहीं राहुल जी कभी किसी से प्रभावित होकर बोल जाते हैं, विजय जी हम इसको इतनी आसानी से तो नहीं ले सकते कि राहुल गांधी कहीं दिग्भ्रमित हो गए, उनको किसी ने भ्रमित कर दिया और बोल गए यूं ही। भाई ऐसा है कि वो घोषणा पत्र में बातें आती हैं, उसको वो बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, और कौन बोल रहे हैं? तो राहुल गांधी बोल रहे हैं। तो सवाल है कि हमें तो इसको गंभीरता से लेना होगा, आपको भी इसको गंभीरता से लेना चाहिए विजय जी। बिल्कुल गंभीरता से ले रहे हैं। तभी मैंने कहा कि उनका जो इशारा था देश के 10 पूंजीपतियों की तरफ था, और उनमें भी अगर सही मायने में तो देखें 2 पूंजीपतियों की तरफ था, अडानी और अंबानी की तरफ था। और मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, अभी जैसा विनोद जी कह रहे थे कि उनके पास 20 करोड़ की संपत्ति है, तो अगर कांग्रेस पार्टी में लोग विश्वास जताते हैं और हमारी पार्टी सत्ता में आती है, तो सबसे पहले 20 करोड़ रुपए से देश की जनता के नाम करने वाले व्यक्ति का नाम राहुल गांधी होगा। ये बात मैं पूरी ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ। देखिए हकीकत ये है कि आखिर मोदी जी ने इस पर इतनी कड़ी प्रतिक्रिया क्यों दी है उनके बयान पर, क्योंकि वो डर गए कि भाई जो अडानी अंबानी के थ्रू इतना सारा पैसा इकट्ठा किया है उसे जनता में बढ़ जाएगा तो मोदी जी के पास क्या रहेगा। इस बात से मोदी जी बदला गए, इसलिए तमाम तरह के उल्टे सीधे आरोप, कभी कह रहे हैं मंगलसूत्र छिन जाएंगे महिलाओं के, कभी कहते हैं कि मनमोहन सिंह ने ये कह दिया, कभी नहीं कहा मनमोहन सिंह ने कि भाई देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, कभी नहीं कहा। और मोदी जी देश की जनता से सरासर झूठ बोल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, कोर्ट में मोदी जी की सरकार क्या कह रही है कि मनमोहन सिंह जी ने तो बहुत अच्छे काम किए थे, नरसिम्हा राव जी ने बहुत अच्छे काम किए थे, कांग्रेस राज में बहुत अच्छे काम हुए। और देखिए ये दोगला व्यवहार में तो देखकर हैरान हूँ। देश की जनता को समझना चाहिए, इलेक्ट्रल बॉन्ड के घोटाले के बाद मोदी जी हिले हुए हैं, उनको डर है मैं वही सवाल भंडाफोड़ होने के बाद भी जेल न जाना पड़े भाजपा नेताओं को। ठीक है, मैं वही सवाल शाइना जी के पास ले चलता हूँ। शाइना जी, प्रधानमंत्री ने निश्चित तौर पर जवाब दिया, आप लोग जवाब दे रहे हैं, लेकिन मैं वही सवाल दोहरा रहा हूं कि क्या इसको गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस से निकले हुए कई नेता कह चुके हैं कि राहुल गांधी कम्युनिस्टों के प्रभाव में हैं। पहले हमने यूपीए के दौरान, सरकार के दौरान देखा था कि कुछ एनजीओ वालों के प्रभाव में थे, उसके बाद ये लगातार, चाहे प्रमोद कृष्णम रहे या कई नेता कह चुके हैं कि ये तो कम्युनिस्टों की कांग्रेस होती जा रही है, महात्मा गांधी के रास्ते से निकल के मार्क्स वाली कांग्रेस बनती जा रही है। देखिए, कम्युनिस्ट हो ना हो, मैं जरूर कहना चाहती हूँ कि वायनाड में जो राहुल गांधी पीएफआई जैसे आतंकवादी संगठन का समर्थन ले सकते हैं, तो ये द लास्ट डेस्परेट मेजर है। और हम सब जानते हैं कि चुनाव में हाँ कोई भी बहस हो सकती है, मुद्दे के ऊपर चर्चा हो सकती है, लेकिन ये कहना कि आप संविधान बदलने वाले हैं, लोगों को गुमराह करना और फिर स्वयं पीएफआई जैसे आतंकवादी संगठनों का सपोर्ट लेना, इसमें आपको इनकी मन की दुविधा दिखाई देती है। मैं सिर्फ कहना चाहती हूँ कि जब कोई भी रैली में कोई भी संबोधित करते हैं, देश की संपत्ति पर किसका नियंत्रण किया जाए या कैसे नियंत्रण किया जाए, कांग्रेस पार्टी घोषणा पत्र में ये कहना कि संपत्ति को लेके हम देखेंगे कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, ये सबसे स्टूपिड सजेशन है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारत जो 11वें नंबर की इकोनॉमी थी, 5वें पे आके अभी 3रे की ओर जा रही है। हमें ये उजागर करना है हमारे संकल्प पत्र में कि हम और क्या करना चाहते हैं ताकि कमाई और संपत्ति दोनों बरकरार रहे और ताकि दोनों बढ़े और लोगों का बढ़े। और वहां आप अपना ये बयानबाजी करके ये बिल्कुल सेल्फ गोल है। और मैं मानती हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री ने सही कहा है, हम तो काम करते हैं डेडलाइंस के लिए, कोई हेडलाइंस के लिए नहीं।
ठीक है। विपरीत दूसरे तरफ विपक्ष यानी कि राहुल गांधी सिर्फ हेडलाइंस के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं। बिल्कुल, कि लग क्या तो यही ऐसे रहा, बयान लग दें तो रही है, जिससे लग तो यही रहा, जनता, क्योंकि आकर्षित ये हो बात कि सच है। उनकी बात तो ठीक, सुने, ठीक, और ये यहाँ बात सच बात है। नहीं सुनने, बात नकार रहे हैं। हाँ, ये बात सच है कि दुनिया को, दुनिया की अर्थव्यवस्था को अगर कोई थोड़ा सा भी समझता है ना, तो ये वाली बात में कोई दम नजर नहीं आएगी कि भाई हम फिर से सोवियत वाला मॉडल ले आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल शाइना जी आपका जुड़ने के लिए, विजय जी आपका भी जुड़ने के लिए, और विनोद जी आपका भी स्टूडियो में आकर के जुड़ने के लिए और चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि ये ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के ये कहा जा सकता है कि बिल्कुल जिसे कहते हैं नॉन सीरियस बयान। कोई भी समझदार व्यक्ति, समझदार नेता इस तरह की बातें आज की तारीख में तो कम से कम बिल्कुल नहीं करेगा।